संविधान मतलब क्या पढ़ रहे थे? संविधान मतलब बन गया था कि निकाल हुआ था ना? हाँ। अब तो समझ आ रहा है कि स्रोत मतलब क्या कहाँ से, जैसे पहले संविधान का हुआ, संविधान की प्रक्रिया हुई, संविधान सभा बना, संविधान सभा में प्रारूप समिति बनी, प्रारूप समिति से संविधान बना, संविधान बनाने के बाद ये हुआ कि इस संविधान में क्या क्या शामिल किया जाए और कहाँ से लिया जाए। संविधान हमारा बन गया 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ठीक। अब उसमें कौन सी चीज कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, वही हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, वो जो आपने कहा था कि नवंबर दिवस 1929 को हुआ था हमारा अधिवेशन, हाँ, तो इसमें लोगों के बुक में 1930 दिया है। नहीं 1929 में हुआ था, 30 में चीजें उसकी लागू हुई थी, उसकी चीजें लोग नहीं समझेंगे। जैसे मान लो कि कोई अधिवेशन जब होता है या कोई मीटिंग होती है, जैसे मान लो कि मीटिंग में कोई प्रस्ताव पास हो गया, ठीक। मान लो मीटिंग हुई कि सड़क बनाना है, एडला से यहाँ तक सड़क बनानी है। मीटिंग कब हुई? मान लो 29 में हुई, ठीक। बना कब? ये चीजें हैं जो उसकी बैठक हुई थी, उसमें कोई डाउट नहीं है। कहाँ दिया दिखा दो मुझे, कुछ से दूसरा और अलग होगा जो दिखाओ। ये दे रहा कि ये अपना लक्ष्य घोषित किया, ठीक, पूर्ण स्वराज का। लेकिन जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था 29 में को गलत दिया है, फिर देख लेता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक मिनट, देखो लाहौर अधिवेशन में किताबें जो पूरी गलत देती है। तीसरा कहीं से मतलब नहीं है। देखो जो चीजें बड़ी कराई जाती है गलत देती है, गलत उसको कोई मतलब हो गया है, समझ में आ रहा है? ये उसको अगर है 30 बार 29 बना वो गलत दिया है। अब वो तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट गलत देख दिया है भाई, तो बिल्कुल कंफ्यूज की बात आ गई। कभी कभी होता क्या है कि हम लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं, कुछ चीज़ें होती है ऐसी कि पास हो जाता है 21 साल में और पारित होता है 19 साल में। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि बाल विवाह को जो रोक लगा था 1929 में कानून बन गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 30 को। कुछ ऐसा वो लिखना चाह रहा था लेकिन वो ठीक से लिख नहीं पाया है, वो कुछ ऐसा ही लिखना चाहिए। लेकिन ये बहुत पॉपुलर सवाल है, बहुत मतलब प्रसिद्ध सवाल है, ये हमेशा पूछता है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। और क्यों पूछता है? इसीलिए कि इस अधिवेशन में इतनी बड़ी चीजें घोषित की गई थी। भाई पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था, पहली बार झंडा तिरंगा फहराया गया था और पहली बार ही गणतंत्र दिवस मनाया गया था, एक तरीके से कहा जा सकता है। तो इसलिए ये बहुत फेमस सवाल है। वो कुछ लिखना चाह रहा था गलत है, उसको आप 30 को 29 बना दो, ठीक है। 30 कहीं कुछ है ही नहीं इसके बारे में, सिर्फ 29, ठीक। देखो ऐसे ही है, ऐसे जब कभी आप कंफ्यूज होते हैं
तब दिक्कत होता है कि अरे सर तो ये पढ़ाए थे। और ये होता क्या है, अब इससे दो चीज़ें हैं। मान लीजिए कि सवाल पूछा कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, हमने आपको पढ़ा दिया 29, आपने पढ़ लिया 30। अगर ये बातें यहाँ पर डिस्कस ना हुई होती तो आपके दिमाग में दोनों चीज़ चलता, और दोनों आएगा भी 28, 29, 30, 31 ऐसे करके देगा। क्योंकि अगर उसको पता है कि आप गलती करेंगे तो एक ही साल में गलती करेंगे। ऐसा नहीं कि 1929 कर दिया फिर 1940 करेगा, ऐसे नहीं करेगा। वो आपको फंसाने के लिए ऐसे ही करेगा, 29 भी करेगा और 30 भी करेगा। ठीक, अब ये क्लियर हो गया। लाहौर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 को, और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने देश के लिए 3 महत्वपूर्ण कार्य किए थे। एक तो स्वराज का आह्वान किया गया था, स्वराज, ठीक। और दूसरा ये था कि तिरंगा झंडा पहली बार फहराया गया था, और तीसरा ये था कि अपने देश को गणतंत्र घोषित किया गया था। ये 3 महत्वपूर्ण चीजें थी, ठीक। अमेरिका हो गया बेटा, कनाडा, कनाडा, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, अवशिष्ट शक्तियां, इसमें एक ही है, अगला लिखिए आयरलैंड, अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं? सर अवशिष्ट मतलब बचा हुआ होता है। हाँ, मतलब जो शक्तियाँ बची हुई है वो केंद्र के पास होती हैं। नहीं, क्या बचा हुआ, जैसे लोग कैसे इसका सिद्धांत क्लियर होगा? सर जैसे कि 3 सूचियाँ हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। हाँ, तो जो राज्य का होता है, नहीं, जैसे मतलब जो अवशिष्ट शक्ति होती है वो संघ सूची में होती है। नहीं, वो तो ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ और संघ होती समवर्ती हैं। सूची। तो अवशिष्ट होती क्या है? चलो हम बताते हैं। जैसे 3 सूचियां हैं, एक है सर जैसे जो परिवहन नियोजन है सबका कार्यक्रम, संघ, एक है राज्य सूची, दिक्कत हो जाती है, और एक है समवर्ती सूची, ठीक। अब देखिए होता क्या है, इन तीनों सूचियों में हमारे देश में जितनी जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया, अब उसके बाद आपका रक्षा हो गया, पुलिस हो गई, परिवार नियोजन, जो योजनाएं चलती हैं, ऐसे ऐसे विषय निर्धारित किए गए हैं। ये क्यों किया गया है? कुछ विषय ऐसे हैं जिस पर कानून बनाने का हक और अधिकार केंद्र सरकार के पास है, कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर कानून बनाने का हक और अधिकार राज्य के पास है, और कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर हक और अधिकार बनाने का अधिकार दोनों को है, केंद्र को भी है और राज्य को भी है। लेकिन अगर इस समवर्ती सूची में जो भी चीजें हैं, अगर इस पर कोई विवाद होता है तो केंद्र सरकार का निर्णय माना जाएगा, राज्य का नहीं। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो किसी सूची में नहीं है, जो किसी सूची में नहीं है। 3 सूची हो गई, तो कुछ कुछ विषय ऐसे हैं, हम जब आगे पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे, किसी में 99 विषय है, एक में 66 है और एक में 74 है। ये भी लगभग लगभग लिखा जाता है, क्योंकि बदलता रहता है। कभी कुछ चीज़ें जो केंद्र की है राज्य में कर दी जाती हैं, कभी राज्य की है समवर्ती कर दी जाती हैं, समय के अनुसार। तो अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो संघ सूची में शायद 99 है, किसी में 66 है,
जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। अवशिष्ट शक्तियाँ वह शक्तियाँ होती हैं जो कि केंद्र सरकार के पास होती है, वो ऐसे विषय होते हैं जो इन सूचियों में शामिल नहीं होते। अवशिष्ट मतलब क्या होता है? बचा हुआ, कुछ इसमें हो गया, कुछ इसमें हो गया, कुछ इसमें हो गया और कुछ बच गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ। तो अवशिष्ट शक्तियों पर नियम कानून बनाने का हक और अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। तो कुल मिला के आपको इतना समझना है कि इन 3 सूचियों में शामिल होने के बाद जो चीज़ें बचती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवशिष्ट शक्ति हो गई। तो जो चीज़ें बची हैं उस पर कानून बनाने की जो शक्ति होती है वो केंद्र सरकार के पास होती है। ठीक? सर जैसे जो समवर्ती सूची है उसमें मतलब अगर कोई कानून बनाए हाँ। और सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर एक कानून बनाए तो किसका लागू होगा? नहीं, अगर सेंटर के बाद लागू हो गया तो पूरे देश में लागू हो गया। और जैसे मान लो ऐसे समझो आप, जैसे विधवा पेंशन, ठीक? विधवा पेंशन या पेंशन योजना आप कह लो, तो विधवा पेंशन क्या पूरे देश में मिलता है? सब मतलब हर स्टेट का अलग अलग होता है। ठीक, हर स्टेट का अलग है, कहीं कहीं मिलता भी नहीं होगा। केरल वगैरह जो समृद्ध राज्य वहाँ मिलता ही नहीं है। तो अगर विधवा योजना पे अगर केंद्र सरकार बनाता तो ये पूरे भारत में लागू होगा। ठीक, और जब कोई राज्य बनाएगा तो अपने राज्य की आवश्यकता के अनुसार बनाएगा। जैसे एक आता किसान सम्मान निधि आती है, जिसके पास जमीन है उसको 2000 रुपये हर 4 महीने पे आता है, मतलब 6000 रुपये साल का। ये संघ सूची है, लेकिन ये अभी किसी सूची में शामिल नहीं किया गया है। यह हम कह सकते हैं कि यह अवशिष्ट विषय है और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? भारत सरकार के पास है। क्योंकि यह पूरे देश में लागू है, इसलिए भारत सरकार जब कोई नियम कानून बनाता है तो पूरे देश में लागू होता है। और जब कोई राज्य बनाता है तो वह सिर्फ अपने राज्य तक ही सीमित होता है। वो अलग की बात है कि आपका देखा देखी कोई और बना ले, वो अलग की चीज़ है। तो राज्य सूची का दायरा अपने राज्य तक होता है और केंद्र का जो दायरा होता है वो दूर तक होता है। समवर्ती सूची में भी वही बात आती है। अगर जैसे मान लीजिए यूपी और केंद्र, मान लीजिए समवर्ती कोई सूची है, परिवार नियोजन की बात करते हैं। ठीक, परिवार नियोजन मान लीजिए कि समवर्ती सूची में शामिल है। अब यूपी गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम क्या करेंगे, अब हम कानून बनाएंगे कि बस 2 बच्चे से ज़्यादा कोई नहीं करेगा, और अगर कोई करता है तो हम ऐसा प्रावधान बनाएंगे उसको सरकारी नौकरी नहीं देंगे या वो पंचायत में चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ठीक, चलिए समवर्ती सूची ये हो गई। अब केंद्र सरकार के 2 काम कर सकता है, या तो वो ये कहेगा नहीं बनाना है आपको, या तो ये कहेगा कि ठीक है बनाओ। अगर वो कह देगा नहीं बनाना है तो नहीं बनेगा, क्योंकि समवर्ती सूची में जो भी विषय शामिल किए गए हैं जब उस पर दोनों में विवाद होता है तो हमेशा केंद्र सरकार का ही माना जाता है। चलिए, अगर बात बन गई कि हाँ बनेगा, बन गया, तो अब जरूरी नहीं है कि अगर केंद्र सरकार सहमत है तो पूरे भारत में लागू हो जाए। बनाया तो यूपी गवर्नमेंट, अब यूपी गवर्नमेंट बना दिया तो केरल में आप उसको कैसे लागू करेंगे? जहाँ पे पहले से ही लोग इतने शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, एक ही बच्चा उनके पास हो रहा है, एक ही वो कर रहे हैं, तो कैसे वहाँ तो आप बना नहीं सकते हैं। मतलब कि जब केंद्र सरकार बनाएगा तो वो पूरे देश में लागू हो जाएगा, और जब कोई अपना स्टेट बनाता है, अपना राज्य बनाता है, तो अपनी स्थिति के अनुसार वो बनाता है कि हमें क्या करना है, हमारे यहाँ कितनी गरीब। जैसे बिहार को आप देख लो, ठीक, बिहार में जो शिक्षा के मामले में अपना बिहार सबसे पीछे है, और खासकर महिलाओं की शिक्षा में बहुत अंतर आता है। वहाँ पर लगभग तो अभी 39-40% महिलाएं शिक्षित हैं। अब सोचिए कि वहाँ पर अभी जब चुनाव हो रहा था तो लगभग 50 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिया गया। समझो आप मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये उस राज्य की स्थिति थी, और उनको ये पता था कि जिस व्यक्ति के पास 10 रुपया नहीं है या 100 रुपया नहीं है, या 100 रुपया कमाने के लिए उसको दिन भर 8 घंटा 10 घंटे की मतलब मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। अगर हम उसको 10,000 रुपया दे देंगे, पूरा वोट हमको दे देगा। तो ये अपने राज्य की पॉलिसी है। लेकिन अब अगर यही बात आप केरल में ले जाएंगे
केरल में कहेंगे 10,000 रुपये में दे रहा हूँ, पूरा वो हमको दीजिए। केरल में कहेंगे 10,000 रुपये का तो हम अपने बच्चे को आइसक्रीम खिला देते हैं। देना हो तो 10 लाख दो तो बात करें ना, यही तो होगा भाई। स्थिति होती क्या है कि समय के हिसाब से, राज्य के हिसाब से ये होता है कि कंडीशन क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपकी जेब में हमेशा 5,000 रुपये रहता हो और आपको अगर 500 रुपये मिल जाएगा तो आपको लगेगा कि अगर कुछ नहीं मिला, ठीक है, बहुत आप खुश नहीं होंगे। लेकिन अगर आपकी जेब में हमेशा 100 रुपये ही रहता हो और अगर आपको 1,000 रुपये मिल जाएगा तो आप दिन भर इतनी चीज़ें आप प्रकट करेंगे, ये ले लें, वो कर देंगे, क्या है वहाँ दुनिया भरी कहानी करते होता है ना। तो मेरा जो कहने बताने मतलब ये है कि जो जब विवाद की बात आती है, देखिए एक तो ये है इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। कुछ विषय ऐसे हैं जो राज्य में है, इसमें केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, हम वो चाहे बनाए चाहे ना बनाए। जब बात सहमति सूची की आती है, अगर विवाद होगा कि नहीं बनाना है या बनाना है, विवाद होता है तो जो केंद्र सरकार कहता है उसका माना जाता है। और नहीं तो इस विषय में जितनी चीजें हैं इस सूची में सब दोनों को बराबर अधिकार है, वो चाहे तो भी बना सकता है, चाहे तो राज्य भी बना सकता है। बाकी जो इन तीनों सूचियों में नहीं है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवशिष्ट। देखिए कहते हैं अवशिष्ट सूची, और अवशिष्ट सूची को हम लोग क्या कहते हैं, अवशिष्ट शक्तियां। भाई जो इससे बचा हुआ है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवशिष्ट। अब इन तीनों शक्तियों के बाद जो शक्तियां बची हैं उसे क्या कहते हैं, अवशिष्ट शक्ति ना। मतलब कि अभी कुछ कंफ्यूजन है, मतलब कि अभी हम लोग पढ़ाएंगे आपको तो हम बताएंगे कि कौन कौन सा विषय किसमें शामिल किया गया है। उसमें कुछ ऐसे विषय जो बिना मतलब के हैं, कुछ ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो ये इस तरीके से, जैसे अभी यूपी में ये होने वाला है जल्दी कि जनसंख्या वृद्धि जो इतना ज़्यादा हो रही है, अभी जो गणना होने वाली है ना, ये 2027 तक पूरी होगी। तो इसमें अगर हमने आपको बताया था कि जो सेक्स रेशियो हमारा है 2.4 तक ले आता है, 2.4 तक भारत का, और उतना ही यूपी को ले जाना है। अभी भारत का है 3.8 और भारत का है लगभग 5.4 की, और कुछ ऐसे ही है, हाँ 5.4 है। अब सोचिए कि यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगेगा। तो जब ये लक्ष्य, अभी जब जनगणना हो जाएगी, पिछले बार जब जनगणना हुई थी 2011 में, तो यूपी की जनसंख्या थी लगभग 19 करोड़। कब? 2011 में। कितना साल हो गया? लगभग 15 साल हो जाएगा। नियम से 21 में जनगणना होनी चाहिए थी, लेकिन 21 में जनगणना नहीं हुई। अब जब 15 साल के बाद होगी तो मेरा अपना अनुमान है कि ये कम से कम नहीं तो 25 करोड़ के ऊपर जनसंख्या हो गई होगी ना। 15 साल में 25 तो हो ही गई होगी। अब जब इतना हो जाएगा तब ये होगा कि अब इसको कैसे रोका जाए, जो इतनी तेज जनसंख्या बढ़ रही है। तो फिर यही होगा, नियम बनाया जाएगा, कानून बनाया जाएगा कि 2 से अधिक जिनके जो भी बच्चा पैदा करेंगे उनको ना तो सरकारी नौकरी मिल पाई, ऐसे तो आपको रोका जाएगा ना तो आप चुनाव लड़ पाएंगे, ना तो पंचायत का चुनाव लड़ पाएंगे, या और भी कुछ इस तरीके से वो करेंगे। जानते हो ये नियम लग गया होता, लेकिन क्यों नहीं लगा आपको पता है? तब तक जो है चीन यह बहुत पहले कर दिया था, हम दो हमारे दो, ठीक। उसके बाद 20 से 25 साल के बाद चीन में ऐसा हो गया कि युवाओं की कमी आ गई, वहाँ की जनसंख्या बूढ़ी होने लगी, वहाँ की और जापान की भी। जापान में तो हम दो हमारे एक चलता है,
चीन में हम दो हमारे दो, ठीक, और यहाँ भारत में हम दो हमारे 12-15, ठीक, जितना संभव हो सके, यहाँ कोई रोक टोक नहीं। तो अब तो इन लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा लोग स्थिर हो गए कि यार ऐसा चीन और जापान में 2 चीज़ों में परिवार में मुझे मालूम हुआ, तो वहाँ की कंडीशन ये है कि वहाँ पर तो कोई युवा बचा ही नहीं, सब बुजुर्ग बचे हुए हैं। तो इन लोगों ने थोड़ा सा मामले को टाल दिया, लेकिन जिस बेतहाशा कंडीशन में प्रक्रिया चल रही है, कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, नहीं तो अभी सोचो आप ऐसी छोटी सी सोच लो, गांव में जब कंबाइंड फैमिली होती है तो 5 बीघा खेत होता है, ठीक, बढ़ते बढ़ते लास्ट में ऐसा आता है कि एक लोग के हिस्से में 10 हिस्सा आएगा। अब जमीन ना बढ़े और जनसंख्या बढ़ती है, एक समय ऐसा आएगा कि 10 लोगों में ही 10 हिस्सा रहेगा ना, तो हालांकि वो पीढ़ी हम लोग नहीं दे पाएंगे। अगर कोई बहुत अच्छा हम लोग काम करके दोबारा जन्म लेंगे तो हो सकता है उस कंडीशन में हम लोग आए, नहीं तो हम लोग तब तो निकल जाएंगे जहाँ जाना है, ठीक। तो इसलिए यह योजना एक बार जब योगी मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने इसको शुरू किया, लेकिन तब तक ऊपर से मोदी वगैरह ने रोक दिया। इन्होंने कहा कि अभी यह मतलब यह नियम लगाना, आवाज़ पूरी जा रही नहीं, थोड़ा सा गला तो अभी यह नियम लगाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी हम इनको था कि अभी हम लोग आए हैं 10 साल तक रहेंगे और ऐसा ना हो कि तब तक पता लगे कि युवाओं की कमी चली जाए। तो चीन और जापान की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या का मतलब बुजुर्ग मतलब 60 साल के ऊपर लगभग 65% की जो जनसंख्या है वो बुजुर्ग की है, ठीक है, और बच्चों की जो जनसंख्या है वो लगभग के साथ 21-22% है, और बाकी सब युवा है। कितने बच गए? 65, 67, 87, 13% युवा है केवल। और हमारा जो भारत है विश्व का सबसे अधिक युवाओं वाला देश है। हमारा जो भारत है विश्व के सबसे अधिक युवा यही पाए जाते हैं। उसके 2 कारण हैं, एक तो जनसंख्या भी बहुत तगड़ी है, ठीक, और दूसरा क्या है कि अभी कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पर अभी भारत की जो जनसंख्या है, युवाओं की जो प्रतिशत है 47% है, और बुजुर्गों की जो चीज़ें हैं वो लगभग 39% है, और बाकी बच्चे हैं। बच्चों के मतलब क्या कहा जाता है? बच्चों को 7 साल से लेकर के 17 साल तक या 18 साल के बीच के लोगों को बच्चों की मतलब जनसंख्या में यहाँ पर, बाकी वो जो जनगणना होती है वो एक तो गिना ही जाएगा। भाई ये जो हमने बताया कि 19 करोड़ जनसंख्या यूपी की है, तो उस जनसंख्या में जो बच्चा 2 साल का होगा, 2 महीने का भी हुआ होगा, जैसे मान लीजिए कि अभी ये जनगणना शुरू होने वाली है मार्च में शुरू हो रही है, कोई मई में कोई बच्चा पैदा हो गया तो उसको एक तो गिना ही जाएगा। वहाँ उम्र की बात नहीं है, उम्र की बात तब आती है जब उसका मतलब मेंटल की बात आती है, साक्षरता की बात आती है, अपराध की बात आती है, तब जाकर के आयु को देखा जाता है। लेकिन जब जनसंख्या की काउंटिंग होती है, गिनती होती है, तो अभी हम जो जन्म लिया है, पता लगे कि आशा कार्यकर्ता पहुंची BLO वगैरह लिखने के लिए भैया बताइए कितने बच्चे हैं, पता लगा कि 2 दिन पहले कोई हुआ है तो उसका भी नाम बताया जाएगा। तो अब ये होगा कि नाम कैसे बताया जाए, तो कोई न कोई नाम रख दिया जाएगा मतलब इनका है, तो उसको भी एक जोड़ा जाता है। तो इसीलिए चूंकि अभी हमारे यहाँ ये नियम नहीं लगा, लेकिन जब परिवार नियोजन में देश हमारा आएगा तो फिर जरूरी नहीं है कि पूरे देश में लागू हो। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश 2 में तो जरूर लागू होगा, और हम लोग से ज़्यादा खतरनाक बिहार वाले हैं। उनका अगर आप सेक्स रेशियो देखेंगे तो 8-10 लोग लगभग कुछ है, 4 या 5 ऐसे कुछ है बिहार का, सोच लीजिए। और उनकी जो क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे तो हमारे उत्तर प्रदेश से उनका क्षेत्रफल जो है लगभग 30% कम है। सर जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा नहीं है, इसलिए तो घनत्व ज़्यादा है। घनत्व मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल में कि एक क्षेत्रफल में कितने लोग रहते हैं उसी को हम लोग घनत्व निकालते हैं। तो वहाँ पे क्षेत्रफल कम है, लोग ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ लोग ज़्यादा हैं तो क्षेत्रफल भी ज़्यादा है, इसलिए। राजस्थान में क्या है? क्षेत्रफल सबसे बड़ा है लेकिन लोग बहुत कम है, तो इसलिए वो जो घनत्व आएगा वो कम हो जाएगा।
तो इस तरीके से इन लोगों ने अभी इसको रोक कर रखा है। आइए देखते हैं हम लोग आयरलैंड। आयरलैंड से एक महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्व तत्व आपातकाल। आपातकाल राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये 3 से महत्वपूर्ण है। तो जो राष्ट्रपति होते हैं जो उनका राष्ट्रपति भवन होता है उसी में हमेशा रहते हैं। तुम अपने घर में रहती हो कि नहीं? ठीक, तो वही है। तो उनका राष्ट्रपति भवन मतलब केवल घर ही नहीं है, ये जितना देख रही है फूलपुर से लेकर के ये हनुमानगंज, सैदाबाद, हरियाणा लेकर के इतना पूरा है। उसी वो अगर 22 मिनट डालेगा तो 2 घंटा को लगेगा वो डालने में। तो सिर्फ उनका ये राष्ट्रपति भवन ही नहीं है, वहाँ सब कुछ है। तो जाहिर सी बात वही जाएंगे, जब सब कुछ वहीं मिल जाएगा कहाँ जाएंगे। इसका ये क्लिप आ गया। आपातकाल कितने होते हैं? प्राची बताओ कौन कौन? बताओ, नहीं बताया, बताओ। राष्ट्रपति शासन, हाँ, और वित्तीय आपात है? वित्तीय आपात वित्तीय आपात होता है। और तुम बताओ क्या? बैठो, नहीं आता है। स्वाति तुम बताओ। नहीं बताओ स्वयं तुम। सिर्फ एक मतलब राष्ट्रपति आपातकाल होता है, वित्तीय आपातकाल होता है, और एक जब मतलब कोई दूसरा देश आक्रमण हाँ, उसको सिर्फ आपातकाल ही कहते हैं। ठीक है, बैठो। एक होता है 352, एक होता है 356, एक होता है 360। ठीक, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। जो 352 होता है राष्ट्रीय आपात होता है, 356 जो होता है राष्ट्रपति शासन होता है, 360 जो होता है वित्तीय आपात होता है। इसके लिए डिटेल में जब टॉपिक आएगी तो आप बताएंगे। निर्वाचन मंडल वाला बता दो स्वाति, कौन कौन आता है इसमें? कल बताए थे, परसों अगले दिन अभी बताओ। अगर हम पूछे आपसे, देखो ये इसलिए मैं आपको बोल चल रहा हूँ कि ये बहुत जरूरी चीज़ें हैं, जो मैं जिस पर बार बार बात करूँ तो समझ लेना कि वो बहुत जरूरी की चीज़ें हैं। अब बताइए कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? कौन बताएगा? अभी परसों ही क्लास चल रहा था तो हमने सारे नहीं आते, लेकिन मतलब बताओ जितने अभी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। वीडियो रोको जरा बेटा, वीडियो रोको इसको, पॉज करो। देखो इसलिए कह रहे हैं कि जो निर्वाचक मंडल में सही पता ही हो, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक, अगर आप विधानसभा में कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इतने राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। मतलब कि इतने लोग राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। अब एक वोट की वैल्यू, ठीक, जो लोकसभा का होता है उसकी वैल्यू अलग होती है, जो राज्यसभा का सदस्य होता है उसकी वैल्यू अलग होती है, जो विधानसभा का होता है उसकी वैल्यू अलग होती है। अगर देखिए ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है जो महत्वपूर्ण है प्रस्तावना समवर्ती सूची बस दो। अगला जर्मनी। जर्मनी आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां। आपातकाल के दौरान या आपातकाल के समय राष्ट्रपति की शक्तियां। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। रूस मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। फ्रांस गणतंत्र। समानता स्वतंत्रता स्वतंत्रता और बंधुता का सिद्धांत। हो गया। देखिए इसमें आपको कनाडा में कुछ नहीं लिखा क्या? हाँ बस ये नहीं लिखना केवल अवशिष्ट शक्ति है। देखिए जो आपको याद रखना जो पूछता है इसमें जो पूछता है आयरलैंड वाले में ये बहुत पूछता है और कभी कभी ये भी पूछता है। ठीक ये ज्यादा पूछता है कभी कभी पूछता है बाकी ये कुछ बहुत नहीं पूछता है लेकिन आप दिमाग में रखिए। ऑस्ट्रेलिया से जो पूछता है समवर्ती सूची और जो जर्मनी से पूछता है बहुत नहीं पूछता है इससे छोटी जो महत्वपूर्ण है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक ये भी बहुत पूछता है ये और ऊपर वाला ये दोनों बहुत पूछते हैं। उन तीनों दोनों को मिला करके सबसे खतरनाक ये पूछता है मौलिक कर्तव्य। क्यों? क्योंकि इसको बाद में जोड़ा गया है सबसे किनारे रखा गया है। कहाँ रखा गया है इसको? मतलब 51 पहले से ही था उसमें का जोड़ करके मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1900
76 77 मतलब 76 हुआ था, 77 में लागू हुआ था। तो ये भी बहुत पूछता है। और बाकी ये जो फ्रांस का है, ये गणतंत्र के बारे में बहुत पूछता है कि हमारा देश गणतंत्र है, ये कहाँ से लिया गया है, या गणतंत्र की अवधारणा हमारे देश में कहाँ से लाई गई है, तो फ्रांस से। ठीक, इतना आपको अब अगली हेडिंग रहेगी संविधान की विशेषताएं। देखिए ये जो कहा जाता है ना कि हमारा जो संविधान, जब विशेषता आपको हम पढ़ाएंगे तो पूछता है कि संविधान हमारा लचीला है कि कठोर है। लचीला भी है और कठोर भी है। इसका मतलब क्या होगा? लचीला और कठोर से मतलब क्या होगा? सर जैसे कि मतलब हम संशोधन कर भी सकते हैं, जैसे किसी चीज में हाँ। आसानी से हो जाता है। हाँ, किसी बड़ी चीज में संशोधन करना हो तो उसके लिए ज्यादा कठिन होता है। ठीक है, अनुच्छेद 368 ठीक, यह एक ऐसा अनुच्छेद है जो पूरे संविधान को में बदलने की क्षमता रखता है। उसकी प्रक्रिया अलग अलग है। जैसे हमारे संविधान में संशोधन के 3 तरीके होते हैं। एक तो वो संशोधन होते हैं जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है उसमें पास कर दिया जाता है। ये वो परिवर्तन संशोधन होते हैं जिसमें उस राज्य के से सहमति ली जाती है जिसके बारे में कानून बनाया जाता है, उसकी सहमति हो और प्लस केंद्र सरकार का। और एक जो बड़ा कठिन होता है कि कम से कम अगर संविधान के किसी मूल ढांचा में परिवर्तन करना है, बड़ा परिवर्तन करना है, उसमें यह रहता है कि कम से कम आधे से अधिक राज्यों की सहमति होनी जरूरी है। आधे से अधिक का मतलब होता है जब भी कभी बात आए आधे से अधिक, तो आप समझिए 50% प्लस 1, और नहीं तो बात करता है 2/3 की। जहाँ 2/3 की बात आए तो वहाँ बात ये होती है कि जितने सदन में लोग उपस्थित हैं उसमें से 2/3 लोग सहमत हैं। ये तो ये बात होगी। और जहाँ पे बात ये आती है कि जो औसत से अधिक जब बात आती है तो अधिकतम विभाग जब आती है तो 50% प्लस 1, मान लीजिए 28 राज्य हैं तो 15 राज्यों की सहमति होनी जरूरी होगी। इतना आप याद रखिएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारा जो संविधान है कुछ मामले में कठोर है। जैसे कुछ मामले में कठोर है, जैसे घर में हम लोग देखते हैं जो लोग कठोर होते हैं उनको पिघलाना बड़ा कठिन हो जाता है। ठीक, बहुत कठिन होता है। हंसते हुए देखना 10-15 दिन लग जाता है, और अपनी बात कहने में वो डर लगता है कि कब ये हंसे क्यों अपनी बात कहें। ये देखने में 10 दिन चला जाता है कि अगर आदमी हंसी नहीं रहा है, आप अपनी बात कह नहीं पा रही ना, तो ये क्या होगा? ये कठोर हो गया। लचीला में क्या आएगा? वह व्यक्ति लचीला भी है, उस व्यक्ति को अगर लगता है कि नहीं हमारी बेटी है, हमारा बेटा है, कुछ कह रहा है तो कुछ मामलों में क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारा जो संविधान है कुछ मामलों में से संविधान के मूल ढांचे के मामले में ये क्या है? कठोर है। इसमें अगर परिवर्तन होगा तो बड़ा बदलाव आएगा, इसलिए इसकी प्रक्रिया बड़ी है। पूरे राज्यों की सहमति ली जाती है, कैबिनेट की में 2 से अधिक 2/3 लोगों की सहमति होती है, तब जाके परिवर्तन होता है। और कुछ छोटे मोटे परिवर्तन तो धड़ाधड़ कर लोकसभा राज्यसभा में क्या होता है, विधेयक पास हुआ, 2/3 लोगों ने कह दिया हाँ ठीक है तो ठीक है। अमूमन ज़्यादातर संशोधन ये पहला वाले हमने बताया कि 2/3 बहुमत से ही हो जाता है। लेकिन कुछ बड़े, अब बात आती है कि क्या संविधान के सभी भागों में संशोधन किया जा सकता है? तो अब इसमें बहुत विवादित सवाल है। हम लोग यही कह सकते हैं कि संविधान में संशोधन तो हो सकता है, लेकिन संविधान का संशोधन नहीं हो सकता। वही भाई, अब ऐसे समझो, ये आपका पूरा संविधान है, ठीक। अब वो कह रहा है कि गोलकनाथ बनाम केरल राज्य का एक विवाद आया, उसमें संवैधानिक पीठ बनी। संवैधानिक पीठ वो होती है जो सबसे बड़ी पीठ होती है, 5 सदस्य होती है, मतलब 5 जज सदस्य जो होते हैं, 5 जजों की पीठ बनी थी। उसमें उन लोगों का डिसीजन आया कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं लेकिन संविधान का संशोधन नहीं कर सकते।
अब इस बात में अगर हम देखें, जैसे ये मकान आपका हो गया, वो ये कह रहा है कि मकान में जो 2 खिड़की है ये रहेगी, दरवाजा में रहेगा, ये सब कुछ रहेगा। आप इसमें जो चाहे कर सकते हो, टीवी यहाँ से उखाड़ के वहाँ लगा दो, वहाँ से उखाड़ के यहाँ लगा दो, फ्रिज वहाँ रख दो, बेड यहाँ रख दो, इतना आप कर सकते हो। लेकिन आप ये कहो कि नहीं इस दरवाजे को हम ब्लॉक कर देंगे, इस खिड़की को हम ब्लॉक कर देंगे, तो ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इस मकान का, इस कमरे का स्ट्रक्चर है ना, और उसके अंदर आप जितना चाहे परिवर्तन कर सकते हो। तो जो प्रस्तावना हमारा है, जिसको कि हम उद्देश्य क्या कहते हैं, वह हमारे संविधान की मूल ढांचा है। हम उसको नहीं बदल सकते, उसके अंदर जो चीज़ें हैं उसको बदल सकते हैं। तो इसके लिए बहुत विवादित चीज़ है, इसमें हम आपको यही बताएंगे कि आपको बस इतना ही लिखना है कि यह बहुत विवादित चीज़ें हैं। गोलकनाथ बनाम केरल राज्य में यह सर्वसम्मति से पास किया गया कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान का संशोधन नहीं कर सकते। मतलब इसके मूल ढांचे को हम बदल नहीं सकते। इतना कह के लिख करके, क्योंकि कभी कभी वो देखता है, मान लो पूछ ले 2 नंबर में कि क्या संविधान के मूल ढांचे में संशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक, ये प्रश्न उसने दे दिया आपको, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ये 2-3 लाइन अगर आप लिख देंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये पढ़ा हुआ लड़का है। यही इसका। अब हम लोग इसकी जब बात करेंगे कि संविधान की विशेषता है,